अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम वंस अगेन बैक। तमाम मेरे देखने वालों को UGI ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर खुश आमदीद, वेलकम। कल के लेक्चर में डिस्कशन आ गई, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए, जो पॉसिबल आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी उसे डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपने मज़ीद क्वेश्चन पोस्ट किए होंगे। इंशाल्लाह सून विद इन 1 डे और 2 आई विल हैव द एक्सेस। मैं वो चीज़ें देखूँगा, पढ़ लूँगा। अच्छा जी, आज मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया था, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर 9 उसका कर लिया था। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 रह गया। फिर कल का हमारा सेशन जो है वो निकल गया, मसरूफ़ हो गया क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर। तो कुछ ऐसी स्टोरी है, कुछ सिनेरियो ऐसे कि यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10 बाय योरसेल्फ। हाँ, अगर प्रॉब्लम आए किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे, तो यू कैन आस्क, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन, अदरवाइज़ नहीं प्रॉब्लम आएगी। बाय द यूनिक नोट्स ख़रीद लें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी वहाँ से देख के सॉल्व हो जाएगी। अब यूनिक नोट्स ख़रीदने जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं कि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ तो आप आगे से मुझे ये कह दें, या आप अपनी अम्मा को आगे से ये कह दें कि अम्मी मेरे पास नोट्स हैं, मैं नहीं नोट कर रहा या मैं नहीं नोट कर रही। इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है। मैं अगर आपके अम्मा अब्बा सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इनसे नोट करवाएं। उसकी रीज़न ये है बिकॉज नोट करवाने का मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो और आपके हाथ से वो क्वेश्चन गुजरे, आप उस क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाएं, आप उस क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स खुद सोच सकें। अभी नोट्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन जो आपको खुद करने के लिए दिया, जब आप खुद सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, कहीं पे फंसेंगे, तो नोट्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। तो नोट्स का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना छोड़ दें या शॉर्ट क्वेश्चन लिखना छोड़ दें। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, सो फिजिक्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट chapter number 5. Chapter number 5 is regarding angular motion. इस चैप्टर में हमने एंगुलर मोशन पे बात करनी है। सो व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोशन और व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर मोशन, इससे क्या मुराद है? देखें जी बच्चों, अब आपने आज की जो डिस्कशन है ना वो बड़े गौर से सुननी है। आज की डिस्कशन में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं, आज की और अगली डिस्कशन दोनों में। अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और स्पेशली चैप्टर नंबर 3 और 4 और इसी तरह आपकी 9th क्लास, इसी तरह आपकी 10th क्लास, आपने मेजॉरिटी बात लीनियर मोशन पे की है। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक था इलास्टिक कलेयन इन 1 डायमेंशन, उसमें हम क्या कहते थे कि जी इलास्टिक लाइन एक डायरेक्शन। यू हैव प्रोबेबली टॉक्ड अबाउट लीनियर मोशन ज़्यादातर, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर दी। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा वापस अगर हम बात करें एनर्जीज और वर्क वाले चैप्टर पे, यानी 4th चैप्टर पे, उसमें भी जितनी डिस्कशन थी वो ज़्यादातर रिलेटेड थी लीनियर मोशन के साथ। मगर अब कहानी मुख्तलिफ हो गई है, अब हम एंगुलर मोशन को स्टडी करने लगे। व्हाट इज एंगुलर मोशन? एंगुलर बोले तो सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन का एक नफीस नाम, बर्गर नाम जो है वो एंगुलर मोशन है। यानी सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली एन एंगुलर मोशन। हमने इस चैप्टर में करना क्या है? हमने इस चैप्टर में वो तमाम चीज़ें जो लीनियर मोशन के लिए पढ़ी हैं उन तमाम चीज़ों को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पे लीनियर मोशन में हमने जब पढ़ना शुरू किया चैप्टर नंबर 3, तो बात शुरू की थी डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे ही दो चीज़ों के दरमियान शॉर्टेस्ट फासला डिस्प्लेसमेंट था। फिर हमने पढ़ा एक और पैरामीटर जिसे वेलोसिटी कहा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। फिर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, फिर हमने इम्पल्स पढ़ा, फिर हमने फोर्स पढ़ा, फिर हमने मोमेंटम पढ़ा। ये तमाम चीज़ें फिर हम पढ़ते चले गए। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 5 में भी सर्कुलर मोशन के तमाम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। यानी जो वहाँ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था लीनियर मोशन में कि भाई दो चीज़ों के दरमियान जो सीधी लाइन में फासला होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, अब अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसका फासला, जो फासला वो तय कर रही है, वो कैसे निकालेंगे, वो क्या होगा। इसी तरह घूमने वाली चीज़ की वेलोसिटी, आपको याद होगा क्वेश्चन आंसर जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करवाया, मैंने इक्विलिब्रियम की बात की थी। मैंने कहा था भाई घूमने की वेलोसिटी, घूमने की एक्सेलरेशन, तो वो चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
आज ये प्रॉबेबली कल के लेक्चर में डिस्कस होंगी वो। तो बात शुरू करते हैं जी। लेट्स टॉक अबाउट अ बॉडी दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऐसी बॉडी के बारे में बात करते हैं जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। लेट्स से जुमले पे गौर कीजिएगा। लेट्स से ये जो पॉइंट है, पॉइंट O इज इट्स सेंटर, ये उसका सेंटर है और इस वक्त बॉडी इस पॉइंट से, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, पॉइंट P से मूव करती करती पॉइंट P डैश तक पहुंची। बॉडी मूव कर रही थी एक सर्कुलर पाथ में, इस वक्त वो पॉइंट P पे थी, पॉइंट P से मूव करती करती पॉइंट P डैश पे पहुंची। सो इस तरह से मूव कर रही है। इस सारे सफर के दौरान उसने जो एंगल मूव किया, जो एंगल स्वीप किया, जो एंगल कवर किया, दैट एंगल वाज थीटा। इस एंगल को कहते हैं, जुमले पे गौर कीजिएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। बात समझ में आती है बच्चों? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल, मैं आगे बस अब तो ये लिख लिया, इसके बाद आगे ही चलूंगा साथ साथ। सो what is meant by angular displacement? The angle swept by the body moving in a circular path is called as angular displacement. बात समझ में आती है बच्चों? सिंपल सी बात है, बॉडी जितना एंगल कवर करेगी वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन इज रिटन इन द बॉडी बुक, अगर नहीं भी समझ आते तो दोबारा सुन लो। द एंगल स्वेप्ट बाय द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स पे। लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट्स। इसके यूनिट्स पे बात करते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स? यूनिट्स क्या हैं जी इसके? द यूनिट्स आर रेडियंस। इसके RADIANS, जज्बाती हो गया जरा। इसके यूनिट्स रेडियंस हैं, इसके SI यूनिट्स रेडियंस हैं। इसके अलावा एंगल और भी दीगर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। एंगल इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज में भी मेजर होता है और भी इसके मजीद यूनिट्स भी हैं, बट वी विल डिस्कस 2 इन दिस बुक। रेडियंस के ऐसे यूनिट्स हैं और डिग्री में भी ये मेजर होता है एंगल। प्रेफरेबली हम कोशिश करते हैं कि अपने तमाम कैलकुलेशंस को रेडियंस में ही करें। ठीक है जी। फिर जब हम बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो अगली सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं उस क्वांटिटी की नेचर। व्हाट इज मेंट बाय द नेचर? नेचर से मुराद ये है कि ये क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। सो मजे की बात, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इज इट वेक्टर और स्केलर? मजे की बात ये है, इट इज वेक्टर एंड स्केलर एज वेल। वो हो, ये क्या बात हुई? व्हाट डज इट मीन? ये क्या बात हुई? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जी कि ये वेक्टर और स्केलर एक ही वक्त में दोनों कैसे हो सकती हैं? ये वेक्टर भी है, ये स्केलर भी है। अब जरा सुनिएगा, ये वेक्टर कब होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत छोटा हो, एंगल की वैल्यू बहुत छोटी हो, तब हम कहते हैं कि ये थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी ले ली जाए तब हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, अगर ये स्केलर है तो ये स्केलर कब है? व्हेन इट इज गोइंग टू बी स्केलर। ये स्केलर होता है जब व्हेन थीटा इज वेरी लार्ज, जब इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए इट बिकम स्केलर। खुद सोच लीजिए, एग्जांपल देता हूं कि बॉडी ने P से मूव करना शुरू किया और बॉडी मूव करती करती इस पॉइंट P डबल डैश तक आ गई। इस केस में जो एंगल बन रहा है, एंगल इज दिस वन। तो आप देख सकते हो एंगल कर्व हो गया। सफेरिकल चीज़ की, कर्व चीज़ की एक डायरेक्शन नहीं होती। अगर तो एंगल बहुत छोटा होता, जैसे देखो यहाँ पे ये एंगल होता, सर्कुलर मोशन में बॉडी इस O से मूव करके P तक आई है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, P तक आई। इस वक्त एंगल देखो ज़रा हल्का सा, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? तो जब एंगल स्ट्रेट लाइन हो, छोटा हो, हम कहते हैं कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम कहते हैं कि एंगल बड़ा हो जाए, एंगल की वैल्यू बढ़ जाए, इट इज़ गोइंग टू बी द स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आती है बच्चों? हाँ,
जब एंगल की वैल्यू छोटी है, वेक्टर है, तो भाई फिर डायरेक्शन भी होगी। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जा सकती है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का क्या तरीका है? इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का अल मशहूर तरीका है RHR। RHR बोले तो राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल पहले आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा किताब में कहां लिखा हुआ। सपोज कर लें कि द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और इस वक्त बॉडी पॉइंट P से मूव करते करते पॉइंट लेट से P' तक जा रही है, दिस इज O, और बॉडी की डायरेक्शन ये है जो मैंने रेड से लगाई। सो हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है कि भाई होल्ड या ग्रास्प, अब भी मैंने लफ्ज क्या ही बोला, ग्रास्प। बच्चों से पूछो ना राइट हैंड रूल की डेफिनेशन लिखो तो बच्चे पता क्या लिखाते हैं? ग्रेप्स। ओ भाई ग्रेप्स नहीं, ग्रास्प है। ग्रास्प कहते हैं पकड़ना, और ग्रेप्स कहते हैं अंगूर को। ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, राइट हैंड रूल कहता है ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि भाई जो सेंटर से मान लो एक लाइन गुजर रही है, उस लाइन को ऐसे पकड़ो सीधे हाथ में, ऐसे ग्रास्प करो कि योर कर्ल ऑफ द फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि आपकी फिंगर का कर्ल डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो, उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, तो योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आती है बच्चों? यहां तक पॉइंट क्लियर है? सो व्हाट इज राइट हैंड रूल? रिटन ऑन पेज नंबर 100, वो नीचे वाला हरा डब्बा, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन मिला। तो अब यहाँ पे ग्रास्प लिखना है, GRASP, GRAPS नहीं लिख देना, ग्रेप्स नहीं लिख देना। ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड बाय कर्लिंग द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। एक इसमें से अभी तक सारी बातें जितनी मैंने कर ली हैं, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं। एक और बड़ा अहम पॉइंट, वो पॉइंट ये है भाई कि एक सर्कल में कितने रेडियंस मौजूद होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक सर्कल है। मैंने भी शुरू में बताया कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है हमने अब। सो दिस इज सेंटर O, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट लेट्स से P टू P'। ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। मुझे देखना है कि ये एंगल थीटा रेडियन का बनेगा। मान लो कि जो इसका रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। नाउ देयर इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला, यू आर ऑल वेल फेमिलियर विद इट। S इज इक्वल्स टू r थीटा। पढ़ा हुआ ना? S बोले तो दिस आर्क लेंथ, S इस फासले को बोलते हैं, दिस इज S इज इक्वल्स टू r थीटा। यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। तो भाई फिर जरा तवज्जो के साथ देखते जाओ। फॉर्मूला है हमारे पास S इज इक्वल टू, सर यहाँ पे क्लियर है, नजर आ रहा है कैमरे में, क्लियर है? ओके। S इज इक्वल टू r थीटा। सो यहां पर जरा देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल बॉडी मूव करना शुरू की पॉइंट P से, और बॉडी मूव करती करती वापस पॉइंट P तक आ गई। फॉर कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, एक पूरी रोटेशन में S कितना हो जाएगा? यहां से मूव किया, पूरे एक सर्कल का चक्कर लगाया, तो S इज गोइंग टू बी द सर्कमफेरेंस 2πr। पूरा S सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा 2πr के। और भाई पूरे चक्कर में थीटा कितना होता है? एंगल की बात डिग्रीज में कहना, क्योंकि रेडियन को तो भी हमने डिफाइन ही नहीं किया। थीटा इज 360 डिग्री। जरा वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है S इज इक्वल टू r थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करो। सो S इज इक्वल टू S इज 2πr। सो S की जगह मैं क्या लिखूंगा? S की जगह लिखूंगा 2πr इज इक्वल टू r थीटा की जगह लिखूंगा 360 डिग्रीज। r को काट दूंगा r से, तो 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर
1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, 2 को काट देंगे 360 से, 1 रेडियन विल बिकम 180 ओवर पाई, या इसको लिखा जाता है 57.3 डिग्रीज। इसको जरा हाईलाइट कर दें, और यहाँ पे दो बातें बड़ी अहम अपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, एक बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं साथ साथ, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे याद रखिएगा। सवाल पूछता है, सवाल भी लिख देता हूं, फिर इतनी जहमत भी कर ही लेते हैं। सवाल पूछता है प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, ये प्रूव करें। सो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये डेरिवेशन जो मैंने साइड पे की, ये आप डेरिवेशन कर देंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, यू हैव दिस डेरिवेशन। सो 1 रेडियन को 57.3 डिग्रीज भी लिखते हैं, और 180 ओवर पाई डिग्री भी लिखते हैं। अब यहाँ पे पाई कौन सा है? पाई वो आम पाई है, वो जो 3.14 है, ये वो सही पाई वाला पाई नहीं है, आम पाई है 3.14 वाली वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ से मजीद आगे चलते हैं, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। एक बड़ा मशहूर सवाल एमसीक्यूज में पूछा जाता है, यहां पे लिखूं, नजर आएगा नजर बिल्कुल आएगा। सवाल बड़ा मशहूर पूछा जाता है जी, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। नजर आ रहा है लिखा हुआ? सो सवाल जरा सुनो गौर से। सवाल इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने भी आपको बताया 1 रेडियन में 180 ओवर पाई डिग्रीज हैं। 180 ओवर पाई बोले तो 57.3 डिग्रीज हैं। अब मैंने सवाल किया उल्टा, सवाल मैंने इन्वर्ट कर दिया। जब मैंने सवाल इन्वर्ट किया तो आप अपने जवाब को भी इन्वर्ट कर दो। सवाल है 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, सो हाउ मेनी रेडियंस आर प्रेजेंट इन 1 डिग्री। सवाल उल्टा तो जवाब भी उल्टा कर दो। भाई 1 डिग्री में, वहां पे 1 रेडियन में 180 ओवर पाई थे, यहां पे 1 डिग्री में पाई ओवर 180 रेडियंस होंगे, जिसको अगर सॉल्व किया जाए तो जवाब लिख लेना कहीं पे 0.017 रेडियंस बनता है। सो इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको भी एमसीक्यूज के हवाले से कहीं लिख लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि किताब में लिखा भी किताब में लिखा भी रेडियन टू डिग्री है और प्रूफ भी रेडियन टू डिग्री करवाया जाता है, लेकिन एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डिग्री टू रेडियन की कन्वर्जन पूछ लेता है। वहाँ पे हमारा बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि शायद उसने ये नहीं की होती। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन? इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इसके बाद आगे चलते हैं जी, अभी भी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा मज़ीद टॉपिक है। लीजिए जी, एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन, एक बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन सवाल है जी, प्रूव दैट, इसी टॉपिक से, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी? प्रूव दैट S इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो बड़ा मशहूर फॉर्मूला जो मैंने यूज़ भी किया, जो मैंने भी इस्तेमाल भी किया, इसका प्रूफ आ गया। प्रूफ करें S इज इक्वल टू आर थीटा होता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो इस वक्त ICS या FSC प्री इंजीनियरिंग के बच्चे, उन्होंने तो ये वाला प्रूफ देखा भी होगा मैट्रिक में पहले, और भी फिर करेंगे इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के अंदर। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने मैट्रिक में तो शायद इसका प्रूफ देखा हो, लेकिन इंटर में बिकॉज दे हैव बायो नाउ, दे आर स्टडीइंग बायोलॉजी नाउ, तो अभी तो शायद ये वाला प्रूफ ना देखे, लेकिन मैं भी करवा देता हूँ क्योंकि ये पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में मौजूद है, आया हुआ, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको, जरा देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव S इज इक्वल टू आर थीटा। हम सबको फार्मूला पता है, हम सब ये फार्मूला बारहा दफा इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। सपोज करें कि आपके पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, इसका एक सेक्टर बोले तो दिस रीजन, जैसे ये पिज्जा का स्लाइस, ऐसे सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर के अंदर जो आर्क लेंथ आ रही है, दैट आर्क लेंथ इज S1, और जो एंगल बीच में बनना है दैट इज θ1। ऐसी है, हमने सपोज कर लिया। नाउ वी ऑल नो दैट S1 इज प्रोपोर्शनल टू θ1।
ऑब्वियस ही बात है, ये एंगल जितना खुलता जाएगा, एग्जांपल देता हूं कुछ इस तरह से, ये एंगल कम है, देखो एंगल कम है, आर्क लेंथ कम है, एंगल बढ़ा दिया, आर्क लेंथ बढ़ गई। बात समझ में आती है? सो भाई S1 इज प्रोपोर्शनल टू θ1, एक बात। अब अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लेके जाओ तो ये बन जाएगा, it will become S1 is equals to K θ1। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह के जरा साइड पे लगा दो। अब हम एक और सर्कल की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर सर्कल। सेम इन अ वेरी सिमिलर मेथड, इसका भी एक स्लाइस पकड़ा, इसके स्लाइस में बनने वाला एंगल θ2 और ये आर्क लेंथ जो है दैट इज S2। अब हम इसके बारे में भी ये कह सकते हैं कि भाई S2 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू θ2। क्या ख्याल है? ये बात भी दुरुस्त है, जैसे पहले का था वैसे ही सेकंड सर्कल के अंदर भी होगा। सिमिलरली अब हम इसके बारे में भी ये कह सकते हैं भाई S2 इज इक्वल टू K θ2। बात तो समझ में आती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई फॉर सर्कल 2, फॉर कंप्लीट रोटेशन इन सर्कल 2, इस सेकंड सर्कल में जब आप कंप्लीट रोटेशन करेंगे, जब बॉडी इस पॉइंट से शुरू हो घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस S1 विल बिकम 2 pi r, दिस θ2 विल बिकम 2 pi रेडियंस। सो भाई ये ऊपर वाली इक्वेशन को कहा इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम नॉट S1, ये S2 है, सॉरी सर्कल 2 की बात हो रही है ना। सो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम S2 इज 2 pi r is equals to K, θ2 की जगह आ जाएगा 2 pi से कैंसिल हो गया, सो K is equals to r। मेरे पास K की वैल्यू आ गई, K is r। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 1, इक्वेशन नंबर 3 को 1 में पुट कीजिए। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। S1 इज इक्वल टू K की जगह क्या आ जाएगा? R θ1, क्योंकि अब सिर्फ एक ही सर्कल की बात हो रही है तो 1 बेशक ना लिखें, यू विल फाइनली गेट S इज इक्वल टू R θ। सो दिस इज अनदर प्रूफ। इसको प्रूव करने के और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, आप मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके भी देखेंगे। हो सकता है आपको कोई और टीचर कोई और तरीका भी करवाए। सो मुझे इसका ये तरीका ज़रा आसान लगता है, इसलिए मैंने अपने बच्चों के साथ ये शेयर किया। अगर मुझे उसका कोई और तरीका आसान लगता होता तो मैं शायद कोई और शेयर कर देता, बट इन मेरी नज़र में ये आसान तरीका था, सो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। आसान है और एक्सेप्टेड तरीका। सो दिस इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स अप टिल हियर। ये ज़रा नोट कर लें चीज़ें। अब यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? थैंक्स गॉड, गेटिंग क्लियर, ठीक हो गया जी। सो लेट्स रिमूव इट, रिमूव करते हैं इसको। सो लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी नाउ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमारी जो फुल फ्लैश डिटेल्ड डिस्कशन थी दैट इज नाउ फिनिश्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। सपोज दैट वी हैव दिस सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेट्स से दैट सर्कुलर पाथ इज दिस वन एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट P टू P डैश, और ये एंगल स्वीप करता है थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। अब जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए और जरा मुझे ये बताइए कि जब आप
चैप्टर नंबर 3 में थे, जब आप छोटे थे तब आपने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? आपने वेलोसिटी को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही है कि भाई 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट तय होगा वही बॉडी की वेलोसिटी होगी। अब आप यहां पे कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट समझते हो बच्चों? सो हाउ कैन यू डिफाइन दिस एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर वेलोसिटी बोले तो ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। Rate of change of angular displacement is called as angular velocity. What are the units? Now let's talk about units. इसके units क्या हैं जनाब? So omega is equals to ऊपर है थीटा, थीटा के units पढ़े रेडियंस, रेडियंस और नीचे टाइम है, रेडियंस टाइम के सेकंड, टाइम के यूनिट्स सेकंड्स, सो इट विल बिकम रेडियंस पर सेकंड। इसके यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड होते हैं, मगर इसके मजीद यूनिट्स मुख्तलिफ यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं भी आपको बताता हूं। इसके मजीद यूनिट्स और भी हो सकते हैं, ये ऐसा यूनिट्स है इसलिए ग्रीन में लिख दिए। इसके मजीद यूनिट्स होते हैं रेव आरपीएम, बताता हूं कैसे। दिस इज आरपीएम, आरपीएम इसके यूनिट है। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आप अपनी बाइक या अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर के साथ देखें, स्पीड वाले मीटर के साथ देखें, तो एक आरपीएम का मीटर बना होता है। आरपीएम का मतलब है 1 मिनट में कितने चक्कर, 1 मिनट में कितने ज्यादा चक्कर। सो आरपीएम इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसी तरह एक और यूनिट भी है इसका, सीपीएस। व्हाट इज सीपीएस? साइकिल्स पर सेकंड। आरपीएम है 1 मिनट में कितने चक्कर हैं, सीपीएस है 1 सेकंड में कितने साइकिल या कितने चक्कर हैं। ठीक है जी, तो ये मजीद मैंने यूनिट्स पे बता दिए इसके। अब आते हैं इस क्वांटिटी की नेचर के ऊपर। क्या है इस क्वांटिटी की नेचर, कैसी है ये क्वांटिटी? सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह इस क्वांटिटी की भी 2 नेचर्स हैं, यानी दिस क्वांटिटी कैन बी वेक्टर एंड कैन बी स्केलर। दिस क्वांटिटी कैन बी वेक्टर, दिस क्वांटिटी कैन बी स्केलर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये वेक्टर कब होगी और ये स्केलर कब होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर। ये वेक्टर कब होगी? इट विल बी वेक्टर, ये वेक्टर होगी कब? व्हेन, जब थीटा इज वेक्टर। जब थीटा वेक्टर होगा तब एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। एंगुलर वेलोसिटी कब वेक्टर होगी? जब थीटा वेक्टर। थीटा कब वेक्टर होगा? जब थीटा स्मॉल होगा, शॉर्टर होगा। जितना छोटा थीटा वेक्टर कहलाता है। जब थीटा वेक्टर तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर। व्हेन इट इज स्केलर, स्केलर कब है? सेम आंसर, व्हेन थीटा इज स्केलर। जब थीटा स्केलर साथ ही ये भी स्केलर। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? ये बातें भी हो गई। अच्छा, अगर तो वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन फाइंड करने का वही एक ही आजमूदा तरीका, अलमशहूर RHR राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, जरा फटाफट सुन लो। राइट हैंड रूल कहता है ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड बाय कर्लिंग द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि वही रूल, एग्जैक्टली वही रूल, वही स्टेटमेंट जो कि आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए बताई थी। डायरेक्शन भी हो गई, स्केलर वेक्टर भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गई। अब इससे आगे चलते हैं, एक बड़ा ही मशहूर कॉन्सेप्ट इसका, वो कॉन्सेप्ट है, बस आज उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है जी बच्चों, जरा ये भी सुन लें गौर से। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जरा तवज्जो से सुनिएगा। देखें, जिस तरह आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कहा था कि आप जा रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद,
सड़क पर ट्रैवल करते हुए अचानक आपकी नज़र गाड़ी के स्पीडोमीटर पे पड़ी एक लम्हे से भी छोटे वक्त के लिए, एक लम्हे से भी छोटे लम्हे के लिए। आपने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखा, गाड़ी के स्पीडोमीटर पे स्पीड थी लेट्स से 120, गाड़ी चलते आपने ऐसे देखा फिर ऐसे देख लिया। उस एक छोटे से लम्हे के लिए जो गाड़ी की स्पीड थी उसे कहा आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप यूँ समझ लीजिए कि बॉडी घूम रही है, उस घूमते हुए एक लम्हे के लिए आपने उसकी स्पीड मेजर की, वो छोटे से टाइम के लिए जो उसकी स्पीड आई थी वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वहां पे वेलोसिटी को डिफाइन किया था, मैं डेफिनेशन बोलता हूं जरा सुनिएगा। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ऐसे ही है ना, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 में लिखवाई थी। अब क्या करोगे? डेल्टा डी ओवर डेल्टा थीटा ने डेल्टा थीटा और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी नहीं लिखोगे। अब आप यहां पे क्या लिखोगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी वेयर, जहां पे डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, जहां पे डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाए उस वक्त डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसको लिखा जाता है ओमेगा आई एन एस टी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की वो वैल्यू कि जब वक्त डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, वक्त बहुत छोटा हो जाए, उस वैल्यू को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के तमाम पॉइंट्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, नथिंग इज लेफ्ट। लें जी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, अपना अपने घर वालों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।